bilingual? Both. Okay. So these types of things we discuss when we discussing about the organism, living organism के बारे में only. Okay, whenever we have a organism, it means we will discuss these all things. When we have non-living organism, they also have these terms, but then we call them as a unit. Okay, in living organism we define it as a cell, tissue and all. ठीक है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट लाइक इस वॉल में दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी जिससे वॉल बनी है? ब्रिक. ब्रिक को आपने पैटर्न में अरेंज किया है सम पर्टिकुलर पैटर्न एंड यू हैव गिवन द शेप टू द वॉल. ठीक है. जिस पैटर्न में आप ब्रिक अरेंज करोगे वो पैटर्न की आपको वॉल मिल जाएगी. जिस शेप की ब्रिक लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा हाउ मेनी ब्रिक्स यू नीड टू मेक दिस वॉल. Same it happens in the human beings, animals, plant. All of them are living organism. So these all things happen. These tissue could be in our body even. Some cells are living, some cells are dead. जैसे आप बोलते हो nails वाले dead cells होते हैं. You don't feel any pain. जब कट करते हो you never feel pain in nails. ठीक है. But अगर nails का ये layer हट जाए you will have a skin. वहाँ पे चोट लग जाए पेन होता है हमें, ब्लड भी आता है हमें. ठीक है. सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ थिंग्स कि ये डेड हो सकते हैं. डेड मीन्स जिसमें कोई सेंसेशन नहीं होती है. सो अगर कोई ऐसे ऐसे करेगा हमें कुछ फील नहीं होगा क्या कर रहा है वो हमें. ठीक है. लिविंग मीन्स जिसमें सेंसेशन होती है कि थोड़ा सा कट हो जाएगा, हमें कोई टच करेगा तो वी कैन फील दैट सेंस कि क्या हो रहा है हमारे साथ. ठीक है. सो टिश्यू से पहले आते हैं जो जैसे वॉल की एक स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी ब्रिक है, वैसे हमारे ह्यूमन बींग की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल. ठीक है. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सेल. सेल कुछ नहीं होता. इट कुड बी ऑफ एनी शेप. कोई डिफाइंड शेप नहीं है. स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, इरेगुलर शेप भी हो सकती है, रेगुलर शेप भी हो सकती है. इट कुड बी ऑफ एनी शेप. कोई सेल बहुत लंबे हो सकते हैं, कोई बहुत छोटे हो सकते हैं. कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेप है. ठीक है. तो कोई भी शेप का ये हो सकता है. इट कुड बी एनी. बस ये है कि एक क्लोज्ड चीज है, कोई एक क्लोज सरफेस है हमारे पास ऑफ एनी डायमेंशन, ऑफ एनी एरिया, ऑफ एनी वॉल्यूम. ठीक है. दैट कुड बी डिपेंड कि हम उसको किस फंक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं. इसमें एक पार्ट होता है आपका स्मॉल सा, कहीं पर भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सेंटर में हो. It could be here, it could be here, it could be here, but it could be one in one cell. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. दिस इज द मेन पावर हाउस ऑफ योर सेल. अगर ये है तो सेल लिविंग है, अगर ये नहीं है तो सेल डेड है. ठीक है. सो द मेन थिंग, अगर हमारे अंदर कोई हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट मीन्स उस पार्ट के कुछ सेल जो है वो डेड हो गए हैं, या फिर उनका जो न्यूक्लियस है श्रिंक हो गया है, या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे वर्केबल पोजीशन में लाना है. तो वी नीड सम मेडिसिन, सम अदर थिंग्स, सप्लीमेंट्स, तो हम वो खाते हैं. अगर अब इन सेल के हम कंबाइन कर दें, कुछ भी ले लो, जैसे आप अगर बैंगल्स होती हैं, बैंगल्स को आप ऐसे एक के ऊपर एक लगाओगे, कौन सी शेप बनेगी? सिलेंडर. एक जैसी बैंगल्स की शेप. अगर शेप चेंज कर दोगे तो क्या बनेगा? कोन. ठीक है. ऐसे उनको साइड में लगा दोगे तो एक स्क्वायर का डायमेंशन बन जाएगा. तो यानी आपने शेप कैसे अरेंज करा? डिफरेंट डिफरेंट शेप बन गई. किसी से आपका सिलेंडर बना, उसको आपने अरेंज करा तो कोन बन गया, और थोड़ा सा आपने अरेंज करा स्फेयर भी बन जाता है सर्कल को अरेंज करोगे तो. एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट एरिया एंड अदर प्रॉपर्टीज. कि किसी के 4 कॉर्नर्स हैं, किसी का कोई कॉर्नर नहीं है, किसी का सेंटर है. तो वी ऑल देम हैव डिफरेंट थिंग. सिमिलरली ये जो सेल्स होते हैं, सेल को भी हम कंबाइन कर दें, अब उनको कैसे भी अरेंजमेंट हम ले सकते हैं. इट कुड बी एनी रेगुलर, कोई भी अरेंजमेंट, कि यहाँ पे मैंने सेल लगा दिए, यहाँ पे मैंने सेल लगा दिए, यहाँ पे मैंने एनी कुछ नंबर ऑफ सेल्स मैंने आपस में कंबाइन कर दिए, कोई भी एक शेप दे दी, हर एक में अपना अपना न्यूक्लियस है. तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसे बोलते हैं टिश्यू. अब नाउ द थिंग इज, ये सारे एक ही फंक्शन के होने चाहिए. एक ही, ये नहीं कि एक मैंने हेयर लिया, एक मैंने अपने नेल्स का पार्ट लिया, एक मैंने अपने टो के नेल का पार्ट लिया, एक मैंने अपनी आई लैशेस ली, उनको जोड़ा क्योंकि वो भी कैंसर लिया और वो टिश्यू बन गया. अगर मैं बोल रही हूँ कि एक टिश्यू मैं बना रही हूँ, इसका मतलब उसके अंदर जितने भी सेल इन्वॉल्व होंगे उन सबका सेम स्ट्रक्चर होगा,
सेम फंक्शन होगा, सेम ओरिजिन होगा. सो दे कुड नॉट बी. टिश्यू मीन जैसे इस हैंड में मैं बोला कि इस पार्ट का यहाँ से, तो इस पार्ट में जितने भी मेरे सेल होंगे उनके ग्रुप को अगर मैं निकालूंगी, इट इज अ टिश्यू कि उसका काम है इस हैंड में जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको सपोर्ट करने कि लेग्स के काम को सपोर्ट करने लग जाएगा. सो दैट वी कॉल एज टिश्यू. बेसिकली टिश्यूज आर नथिंग, ग्रुप ऑफ सेल जिसको आप ऑर्गेनाइज करते हो, और उसमें जो सेल्स होते हैं दे आर ऑफ सेम ओरिजिन, they do same function and they have the same structure, so that we call as the tissue. अब इन टिश्यू को अगर आप इन्हीं टिश्यू को मान लो ये एक ग्रुप ऑफ सेट है, एक और ग्रुप ऑफ सेट ऐसा ही सेम ऐसा ही मैं एक और ग्रुप ऑफ सेट ले आऊं, इनको कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन. जैसे कि हमारे ऑर्गन है लीवर, हार्ट, स्टमक में, ये सब क्या है हमारे एक ऑर्गन है. स्टमक का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो सिर्फ डाइजेशन में काम करेगा. लीवर का एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा जो हमारी पूरी बॉडी में माल फंक्शनिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, फंक्शन ताकि प्रॉपर्ली हो उसको सपोर्ट करेंगे. किडनी का अपना है कि वो एक्सक्रीएशन में आपका काम करेगा. ब्रेन का अपना काम है कि वो थिंकिंग प्रोसेस एंड अदर प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा. सो अगर ऐसे ही को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा ऑर्गन. और उन ऑर्गन, अब लीवर में ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन है, लीवर कितना बड़ा होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उसके साथ अटैच होते हैं. जैसे मेरे स्टमक है, स्टमक क्या क्या अटैच्ड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद वैक्यूलर जो स्टमक में ऐसे ऐसे लाइन होती है वो है, आपकी फूड पाइप है, ये सारे क्या है इन्वॉल्व है पूरे डाइजेशन प्रोसेस में. और उन सबको मिला के हमारा क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम. सो दैट क्रॉसपोंड टू और उस एक ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और उसके अकॉर्डिंग वो हर एक पार्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि तुम्हारा काम, जैसे हमारे डाइजेशन में है कि फूड पाइप का काम है फूड को कैरी करना, जैसे वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल में जाएगा वहां पे है कि वो उसको मिक्सअप करेगा बहुत एंड उससे फिर बाहर लार्ज इंटेस्टाइन में सारा लिक्विफाइड पार्ट चला जाएगा, तो ऐसे वो सेग्रीगेट करता है. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है. अब एनिमल्स, प्लांट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बट प्लांट ये सब नहीं कर सकते. उनकी आंखें आपको नहीं दिखती उनकी, बट वो फिर भी सब कुछ सेंस कर सकते हैं. आप टच करते हो किसी प्लांट को, टच मी नोट को, एकदम वो क्या हो जाता है अपने आप को श्रिंक कर लेता है, यानी वो फील कर रहा है आपको, बट उसे ये नहीं पता कहाँ से रहा है, सेंसेशन से फील कर रहा है. प्लांट ग्रो भी करता है हमारी तरह, हम भी ग्रो कर रहे हैं, उसमें फ्लावर या फ्रूट ब्लूम भी होते हैं, शेड भी होते हैं, तो एवरीथिंग इट ऑल्सो डू, बट द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स आर डिफरेंट. हम जो करते हैं सबको दिख रहा है, प्लांट भी खाना बना रहे हैं बट मुझे नहीं दिख रहा कहाँ बना रहे हैं, ना तो मुझे उनकी किचन दिख रही है, ना मुझे उनके इक्विपमेंट दिख रहे हैं कि कहाँ उन्होंने कुक करा है, कहाँ उनसे पानी ले रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. अगर प्लांट है हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है, चल रहा है, बट हमें नहीं दिखता कि कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है. बट हमारे केस में सबको दिख रहा है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ तो ऑक्सीजन ले रही हूँ, ब्रीथ आउट कर रही हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही हूँ. खाना बनेगा तो मुझे पता चल जाएगा, किचन में जाऊंगी तो खाना बनेगा और मैं क्या बना रही हूँ सबको ये भी दिख जाएगा. तो यानी हर एक का अपना अपना है, तो उसके लिए अब हम डिवाइड करते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में. तो टिश्यू को अब हम इस चैप्टर में दो में करेंगे, मेन प्लांट टिश्यू एंड देन we split them in animal tissue. Now here animal tissue, एनिमल जनरली हम जानवर को कहते हैं, लायन, डॉग, हम भी एक एनिमल है बट वी आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल. तो यहाँ पे जिस एनिमल के बारे में बात करेंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवरसेल्फ, ह्यूमन वाले में. मैं ना लायन का फंक्शन चेक करूंगी, ना मैं एलिफेंट का चेक करूंगी, किसी का नहीं. वी आर डिस्कसिंग वेरी जर्नल डिस्कशन, और वो जर्नल डिस्कशन हम करेंगे किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में. सो दैट वी कॉल एज द एनिमल टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू में आपके कुछ पार्ट्स होते हैं. तो प्लांट टिश्यू अब किसके, प्लांट हमारे ग्रो भी करता है, प्लांट हमारा फूड भी प्रिपेयर करता है, प्लांट में हमारी लीव्स है, हमारे फ्लावर्स हैं, स्टेम पे आपने देखा है स्टेम किसी प्लांट की बहुत हार्ड होती है, किसी की बहुत हार्ड नहीं होती है, कोई बहुत लंबा प्लांट होता है, कोई छोटा प्लांट होता है. सो बेस्ड ऑन दैट वी डिवाइड देम इन डिफरेंट पार्ट्स. तो इसके बेसिस पे लेट मी क्लियर इट. So first we are going to discuss the plant tissue, and plant tissue are like this. Probably spelling, hope so मेरी spelling गलत ना हो, मेरिस्टेमेटिक और सेकंड है आपका परमानेंट. Now
प्लांट के अंदर दो टाइप के मेन टिश्यू होते हैं जिससे आपका फर्दर पूरा ऑर्गन डिफाइन हो जाता है कि प्लांट की फंक्शनिंग कैसा है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है जहां पर भी ग्रोथ होती है, प्लांट हम छोटा सा सैपलिंग से शुरू करते हैं, सीड आप सो करते हो, देन इट बिकम्स अ सैपलिंग, देन इट बिकम अ प्लांट, देन इट बिकम अ ट्री, एंड फिर वो फ्लावर्स देता है या फ्रूट्स देता है, डिपेंड्स कि वो क्या काम करता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस दैट इज रिस्पॉन्सिबल टिल द टाइम वो ग्रो कर रहा है, यानी ग्रोइंग में हेल्प करता है। अब वो ग्रो कैसे भी हो सकती है, लेंथ में हो, विड्थ में हो, उसमें फ्रूट आ रहे हैं, वो भी उसकी प्लांट की क्या कही जाती है, ग्रोइंग कही जाती है कि अभी एक अभी वो जब तक वो फ्रूट्स हमें दे रहा है, इट मीन्स इट इज लाइवली, इट इज ग्रोइंग, इट इज गिविंग अस समथिंग। तो वो जिस तरीके की, चाहे रूट ग्रो कर रही हो कि रूट उसकी बहुत ज्यादा है, छोटी है, बड़ी है, कोई भी पार्ट जो उसका ग्रो करेगा, जहां पर भी ग्रो होगा वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज मेरिस्टेमेटिक। तो यानी जब ये ग्रो, जब तक ग्रोइंग पार्ट है, जो टिश्यू उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक। तो बेसिकली दे आर प्रेजेंट एट द जर्नली ग्रोइंग। क्या हो गया, अब मान लो मेरी फिंगर ग्रो करना चाहिए, मान लो जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, बच्चों की फिंगर्स इतनी इतनी होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ये वाला पार्ट तो नहीं बढ़ता ना, क्या होता है, नेल्स ऐसे बड़े होते नहीं, ऊपर से ग्रोइंग होती है, पैर नीचे ग्रो होते हैं, ऊपर तो ग्रो करने नहीं लग जाते। आपका जो फेस होता है धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे से ग्रो करते हैं। तो सिमिलरली जहां पर आपकी ग्रोइंग एज होगी कि मुझे पता है इस प्लांट की स्टेम ग्रो करेगी, तो स्टेम कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो भी टिप होगा उस पोजीशन का, वहां पे ये टिश्यू आपका प्रेजेंट होगा। रूट कहाँ होगी, नीचे ग्रो करेगी ग्राउंड में, तो जो ग्राउंड की तरफ बेंडिंग पार्ट होगा उसका, जहां पे वो ग्रो करेगी जिस, वहां पे ये कहां पर होगा, ये उस टिप पर होगा। तो जनरली इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ईच पार्ट, जो ग्रो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू मींस कि अब आपकी ग्रो खत्म हो गया, नाउ ये पार्ट फर्दर ग्रो नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद प्लांट ग्रो करना बंद करते हैं, लेंथ बढ़ना उनका बंद हो जाती है, वो अपने आप को विड्थ में बढ़ाने लगते हैं या और उनके ऊपर लीव्स आने लगती है। बट ऐसा नहीं कि लंबे होते ही चले जा रहे हैं, रूट्स उनकी बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम, फ्यू ईयर्स में वो स्टॉप हो जाती है, तो ये ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। तो जब वो स्टॉप हो गई, जब तक वो ग्रो कर रही थी, कौन सा टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक था, जब उसकी ग्रोथ फिनिश हो गई कि अब इससे ज्यादा लंबा ये पार्ट नहीं बढ़ेगा आपका, तो अब उस पार्ट पे जो टिश्यू डेवलप होगा वो क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। तो उसकी ग्रोथ कम कर दी, बट उसमें और चेंजेस होंगे कि वो फैल जाएगा या कुछ और काम करेगा, अब उसमें फ्रूट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि जो भी एनर्जी थी ग्रोइंग में खत्म होगी, अब वो जिंदा है, वो आगे तक काम कर रहा है, तो वो अब अपने फर्दर ब्रांचेस को इंक्रीज करेगा, अपने फ्रूट्स को बढ़ाएगा, अपने फ्लावर्स को बढ़ाएगा, तो ये वहां पे, तो दैट इज प्रेजेंट एट। तो परमानेंट टिश्यू मींस ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब ग्रोथ रुक जाएगी देन वी विल हैव अ परमानेंट, जब तक ग्रोथ हो रही है देन वी विल हैव अ मेरिस्टेमेटिक। अब पूछो। हम्म 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 बट मनी प्लांट में भी आप टाई अप करने के लिए वो लेते हो ना, साइड में वो टाई अप और रोल रोल क्रीपर, देन वी से इट इज अ क्रीपर, बट नॉट एग्जैक्टली अ क्रीपर, क्योंकि क्रीपर बेल नीचे ही गिरती रहती है, तो दैट वी कॉल एज अ क्रीपर। तो उस केस में वो स्टेम का खत्म हो गया, बट स्टेम अब आगे ग्रोइंग क्या होगी, वो ओल्ड होगी और ब्राउन हो जाएगी, पहले बहुत फ्रेशली ब्राउन होती है, फिर तो उसकी लेंथ बंद हो गई है, लेंथ ग्रो नहीं करी, बट स्टिल इट इज ग्रोइंग इधर इन लेटरल डायरेक्शन, ऐसे है, विड्थ बढ़ रही है उसकी, या जो उसकी फ्रेशनेस है उसमें वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो वो टिश्यू अब उस शेप में आएंगे। तो ग्रोइंग टिश्यू भी ये नहीं कि सिर्फ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यू कौन सी चीज के लिए होते हैं। द ओनली थिंग कि दिस इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ, ग्रोथ कुड बी इन एनी सेंस। अब आप भी डेवलप करते हो, छोटे बेबी से एकदम बड़े हो, तो आपका धीरे धीरे सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, आपकी फिंगर, आपका माइंड, आपका फेस, आपकी हैंड, एवरीथिंग। तो ये नहीं है कि जो मेरी बॉडी में सिर्फ ग्रोइंग है वो सिर्फ एक ही पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, हर एक पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, बट हर एक पार्ट के लिए वो ग्रोइंग टिश्यू अलग अलग होगा, क्योंकि एक का काम है हैंड को, तो वो हैंड वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वो पैर वाले फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। तो ये ग्रोइंग टिश्यू जो है, हर इसमें भी बहुत सारे ग्रोइंग टिश्यू है, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कौन कौन से। तो हर एक का अपना अपना है कि अगर उसकी लेंथ बढ़ गई बट फिर भी वो ऐसे बढ़ा, तब भी मैं बोलूंगी उसमें मेरिस्टेमेटिक है, बट नाउ टिप पे नहीं है, उसके लेटरल साइड पर है। अगर उसकी ब्रांच बढ़ रही है, अब लेंथ भी बढ़ गई, ये विड्थ भी खत्म हो गया, बट ब्रांचेस निकलती जा रही है, तो भी तो वो ग्रो कर रहा है, तो नाउ
ग्रोइंग टिश्यू आर नॉट ऑन द लेटरल साइड या ऑन द टिप, बट ब्रांचेस को जो सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्ट पे आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है। सो दे आर ऑफ डिफरेंट, सो दिस इज मेरिस्मेटिक, दिस इज परमानेंट, यानी जब जब तक ग्रोइंग है वी विल डिस्कस दिस, जैसे ग्रोथ खत्म होगी उसमें और फर्दर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हम किससे डिफाइन करेंगे, परमानेंट टिश्यू से, दैट्स व्हाई कॉल देम एज अ परमानेंट टिश्यू। देन मेरिस्मेटिक को हम डिवाइड करते हैं कुछ फर्दर पार्ट में, तो इसमें आपका एक होता है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो लाइक आई सेड एपिकल मीन्स एपिक्स, एपिक्स क्या होता है बेसिकली, इंग्लिश का भी वर्ड है एपिक्स, टॉप। तो यानी कोई चीज अगर टॉप यानी लेंथ, जैसे मैंने बोला हाइट बढ़ी है, हाइट क्या बोलेगी, शूट सिस्टम के टॉप पर ही होगा, वही चीज ऊपर सीधा बढ़ेगी, तो ये टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो एपिकल इज हेल्पिंग यू टू ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इन रूट में कहाँ पे होगा, जैसे मतलब रूट ऐसे ऐसे बढ़ेगी तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये रूट ऐसे ऐसे नीचे नीचे बढ़ती चली जाएंगी। ऐसी हमारी स्टेम का सिस्टम है, यहाँ पे होगा आपका एपिक, तो ये स्टेम धीरे धीरे ऊपर होती है, यानी ये प्लांट की हाइट को सपोर्ट कर रहा है कि प्लांट चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी रूट को फैलाए, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपने शूट सिस्टम को इंक्रीज करे। सो दिस इज एपिकल वन। सो मेरिस्मेटिक का एक पार्ट हुआ एपिकल, जो हाइट को सपोर्ट कर रहा है, हाइट को ग्रोइंग, यानी इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट इधर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल प्रेजेंट ऑलवेज एट द टिप, जहां पे भी ग्रोइंग आप बोल रहे हो उसके टिप पे प्रेजेंट होगा, कहीं बीच में टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन वी कम लेटरल, जैसे कि हमने बोला कि जब प्लांट छोटा होता है, सैपलिंग होती है, उसका छोटी छोटी स्टेम्प होती है, बहुत फ्रेशली ग्रीन ग्रीन होती है, जब वो पूरा, कभी ध्यान देना का कभी भी किसी प्लांट को सिंस स्टार्टिंग से आप ग्रो करोगे तो जस्ट ना उसकी ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करना कि वो कैसे करे। जब प्लांट छोटा होता है सारी चीजें फ्रेशली होती है, स्टेम भी ग्रीन होती है, ब्रांच भी ग्रीन होते हैं, जब तक वो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं धीरे धीरे वो प्लांट आपका सैपलिंग में, सी आपका सैपलिंग में बनता है, फिर प्लांट में बनता है और ट्री में, जब तक वो फुली जितनी उसकी हाइट है वो नहीं ले लेता है तब तक उसकी सारी चीजें फ्रेश रहती हैं, एवरीथिंग इज ग्रीन लाइक की ग्रीन। जैसे उसका ये वाला पार्ट खत्म हुआ कि उसने हाइट अपनी अटेंड कर ली है, नाउ इट इज अटेंड, तो अब उसकी ग्रो कैसे होगी कि जो उसका ऐसे स्ट्रक्चर बना है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, तभी प्लांट खड़ा रहेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है अगर फ्रेशली होगा ड्यूरेबल नहीं होता, जल्दी टूट जाएंगे, बट वही अगर उसके ट्रंक, स्टेम को हम बाद में बोलते थे ट्रंक हो गया है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, चौड़ा, इट इज नॉट रिमेन एज अ स्टेम की तरह ही रहता है, ट्रंक बोलने लग जाते हैं मुझसे, तो वो अपने आप को इस डायरेक्शन में बढ़ाने लग जाता है, तो ये होता है आपका लेटरल वन, यानी चौड़ाई बढ़ाने लग जाता है, हॉरिजॉन्टली इट इंक्रीज। तो लेटरल मींस हॉरिजॉन्टली वो ऐसे अपना इंक्रीज करने लग जाता है। सरफेस मैथ्स में करते हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या, तो सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड होता है कि अगर मैंने कौन बोला तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो सिर्फ इसकी बाउंड्री को ही डिफाइन करेगा, इसके और फर्दर को नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस या लेटरल एरिया। सिमिलरली हेयर, यहाँ पे भी लेटरल मीन जो सिर्फ उसकी बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है। इससे हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया कि प्लांट इतना लंबा है, अब उसको और डिफाइन करना है कि इसको कितनी जगह चाहिए, कितना ये अपने आप को डेवलप कर सकता है, तो इस डायरेक्शन में जो होगा आपका हॉरिजॉन्टली उसको हम बोलेंगे लेटरल। दैट टोटली डिपेंड्स। अब जब मैंने क्या बोला कि दोनों साथ में भी होते हैं, प्लांट जब ग्रो करता है आप इतना करा इतना करो, बट धीरे धीरे जैसे अगर उसकी ब्रांचेस भी क्या होती हैं, तो ये भी तो फैलना ही हुआ उसके डायरेक्शन में, तो दोनों साथ भी चल रहे हैं, पैरेलल भी हैं। लेंथ के बाद अगर ये मान लो ये लेंथ एक के बाद ये फिक्स हो गया, अब इसका और फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा बट ये भी फैलेगा कुछ टाइम के बाद, देन विल से कि यहाँ की ग्रोथ खत्म हो गई है बट ये हो रहा है, बट ब्रांचेस फिर भी बढ़ रही है, तो ब्रांचेस के टिप पे तो होगा ना मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो वो फिर भी ग्रो करेंगी। तो दिस इज, तो ये पैरेलल भी है और इट डिपेंड्स कि आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो, तो इट रन, एवरीथिंग रन्स पैरेलली। तो प्लांट जब ग्रो करता है फैलता जाता है कि कभी ऐसे फैलेगा कभी वैसे फैलेगा, तो अपनी ब्रांचेस निकालता जाएगा, तो ब्रांचेस भी इसी चीज में आती है, विड्थ तो बढ़ा रहा है अपनी और क्या कर रहा है वो, तो दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देन वी से इंटरकैलरी, गन्ने सबने खाए, शुगर केन एवरीवन हैज ईटन, बीच में नोट्स होती हैं, तो कोई नोट्स आपने देखा होगा बड़ी होती हैं, ज्वाइंट जब होता है, कोई छोटी होती हैं,
ये सब होता है ना, किसी में इतना सही रह जाता सपोर्ट सिस्टम की वो गन्ना सिर्फ इतना ही ग्रो कर पाया कि उसमें 2 ही नोट्स आई, कोई बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं उसमें बहुत सारी नोट्स आती हैं। तो ये इंटर कैलरी वही हो, इंटर कैलरी मीन्स जो प्लांट्स में नोट्स होती हैं, नोट्स मतलब ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हमारे नी, हमारे थाई और हमारे लेग्स को नी ज्वाइंट करते हैं। अब नी से ऊपर कितनी लंबी हमारी थाई है या कितने लंबे पैर है, दैट डिपेंड्स कि हमारी ग्रोथ कैसे हुई है। द सेम इज हैपनिंग। तो इस तरीके से इसको ले लो कि ये प्लांट में क्या है, ये इनके ज्वाइंट्स हैं जहां जहां है, जैसे गन्ने। अब उनके बीच में कौन कितना ज्यादा डेवलप हुआ है, कोई जैसे बड़ा होता है कोई छोटा, इरेगुलर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता ना सारे इक्वल होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो इन दो नोड्स के बीच में जो ग्रोथ को हेल्प कर रहा है ऐसे, उसको हम बोलते हैं इंटर कैलोरी। इंटर मीन्स उसी के अंदर, इंटर क्लास कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन होते हैं ना, विद इन सेम क्लास में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंटर। डिफरेंट क्लास होते हैं तो क्या बोलते हैं, इंट्रा। तो विद इन द सिस्टम अगर ये उसके नोड्स के बीच की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, इंटर कैलोरी। वन। और दूसरा जैसे कि इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट वन, जैसे कि लीव्स होती हैं, लीव्स के यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, सब स्टेम से ज्वाइंट होती है ना लीफ आपकी, तो ये भी क्या है, ज्वाइंट ही है बेसिकली। कोई लीव्स आपकी छोटी होती है, किसी की स्टेम बहुत छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो यहाँ पे भी कैसा टिश्यू आया आपका, इंटर कैलोरी, कि इनके बीच में यहाँ से जो स्टेम निकल रही है, लीव्स निकल रही है, उसको कितना सपोर्ट करता है ग्रो करने में, तो दैट वी कॉल एज द इंटर कैलोरी। कभी हाँ, ये ग्रोथ मीन्स साइज, तो दैट इज डिपेंड्स कौन कितना है। बट एग्जैक्टली आप ये बोलो कि ये प्लांट छोटा रह गया है, ये प्लांट बड़ा हो गया, तो इसमें शायद ग्रोइंग टिश्यू ज्यादा होंगे, इसमें ग्रोइंग टिश्यू कम होंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स, ये आप 10th में पढ़ोगे, दैट टोटली डिपेंड्स। जब भी हम प्लांट को सो करते हैं, हमें तो बस ये पता है कि प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करते हैं। ठीक है, अभी आप मार्केट में जाते हो, अगर आप खरीदते हैं, पेरेंट्स आपके खरीदते हैं, तो वो बोलते हैं ऑर्गेनिक सीड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक सीड्स हैं, ये थोड़ा हेल्दी हैं, ये अनहेल्दी हैं, इससे जो फ्रूट्स आएंगे गुड। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उनका करेक्टर चेंज कर दे रहे हैं, कि उनकी हाइट अगर इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी, या उनके, तो दे हैव सब डेवलप किए। जब 10th में पढ़ोगे, कुछ प्लांट्स में भी जैसे हमारे अंदर हम बोलते हैं हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, कि कुछ फीचर मेरे पापा के हैं, कुछ फीचर्स मेरे मम्मा के हैं। ऐसे प्लांट्स में भी जब हम ग्रो करते हैं, दे ऑल्सो हैव फीचर्स ऑफ सम ऑफ देयर पेरेंट्स। कहीं से तो आए होंगे ना सीड्स, रैंडमली तो कहीं हवा में आए नहीं, किसी कहीं तो हमने लिया ही होगा फर्स्ट सीड कि भाई ये इसका है। तो कुछ फीचर्स उनके अंदर भी है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है, तो उसके बेसिस पे इनके फर्दर करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं। तो ये बोलना कि ग्रोथ मीन्स कि आप किसी भी पार्ट की ग्रोइंग बोल रहे हो, बट ये कहना कंपेयर के केस में कि ये प्लांट छोटा रह गया और ये बड़ा रह गया तो इसमें ग्रोइंग टिश्यू ज्यादा है, इसमें कम है, ये रॉन्ग है। विद इन द सेम प्लांट आपके पार्ट्स, कौन सा पार्ट ज्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा पार्ट कम ग्रो कर रहा है, वहां पे आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कम है इस पार्ट में, इसमें ज्यादा है। और यू कैन से इन द अदर वर्ड कि प्लांट जब फूड सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, अगर कोई पार्ट हमारा डेवलप नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या है, वो पार्ट हमारी बॉडी में नहीं है, नो, उसको जो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं वो पूरे नहीं मिल रहे। डॉक्टर ये तो बोलते हैं भी अगर आपको किसी चीज की कमी हो जाती है, इससे सेट कि हमारा स्टमक वीक है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड सम लिक्विड डाइट और समथिंग, सो दे मेक यू सप्लीमेंट्स लेते हो आप कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर वो पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब है उसके कुछ सेल्स डेड हो गए हैं और कुछ वर्किंग है, फुली वर्क नहीं कर रहा है, एंड टू मेक इट फुली वर्क वी टेक सम सप्लीमेंट्स, द सेम विल हैपेंस विद। तो वी कैन से कि अगर ये पार्ट ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये पार्ट ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, इट मींस इसके पार्ट में जो टिश्यूज है उसमें से हो सकता है कुछ टिश्यू फंक्शन कर रहे हैं, कुछ टिश्यू फंक्शन नहीं कर रहे हैं। बट कंपैरिजन ऐसे नहीं करना कि ये बड़ा छोटा तो इसमें ज्यादा है इसमें कम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट यस ग्रोथ मीन्स हर रिस्पेक्ट में प्लांट कैसे ग्रो करेगा, लेटरल, ट्रांसवर्स, अंडरग्राउंड, अपवर्ड, तो उन सब के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? इसके बाद परमानेंट टिश्यू में आपके आते हैं सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, वी हैव डिफाइंड द टिश्यू जिसमें एक टाइप के सेल ही प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ सेल जो एक ही टाइप के हो, सेम स्ट्रक्चर हो, सेम ओरिजिन हो, और वो सारे सेम फंक्शन करें, तब उन्हें बोलेंगे कि दे आर फॉर्मिंग अ टिश्यू। अगर कोई भी एक सेल उसमें अलग फंक्शन करता हुआ देन दे आर नॉट फॉर्मिंग अ टिश्यू, देन दे हैव टू डिफरेंट टिश्यूज, वन दिस वन दिस। ठीक है, तो सिंपल मींस
सिंपल का मतलब हुआ कि जो अब मैंने जब टिश्यू फाइन करा था कि ये परमानेंट टिश्यू है, तो सिंपल टिश्यू मीन्स उस टिश्यू में सारे सेल एक जैसे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स, और आई कैन से दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन, अभी हम पढ़ेंगे कैसा है कि इसमें एक ही है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल आपके प्रेजेंट है। बट देन जैसे मैंने बोला हमारा डाइजेशन सिस्टम है, अब मैं अगर ऑर्गन सिस्टम डिफाइन करती हूँ तो ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंट डिफरेंट, तो मेरे डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या आता है, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड फर्दर और भी छोटी छोटी वेन्स है जिनका काम है। फूड पाइप के अपने टिश्यू होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने टिश्यू होंगे, लार्ज के अपने टिश्यू होंगे। बट जब ये चारों आपस में मिल गए, तीनों आपस में मिल गए, तो इन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, दैट वी कॉल इट डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, जो डाइजेशन के लिए का। बट हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स आप उसी को ही कह लो, ठीक है, कि ये एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, हर एक टिश्यू को अपना फंक्शन है, एंड देन दे कंबाइन ऑल टुगेदर एंड फॉर्मिंग वन सिस्टम, तो फिर वो एक डिफाइंड फंक्शन करेंगे। इसमें क्या है, जैसे मैंने बोल दिया सिर्फ मेरे स्टमक की, मैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन लार्ज, आई एम नॉट गोइंग इन फूड पाइप, तो उसमें सारे वही होंगे जो उस इंटेस्टाइन के फंक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो परमानेंट सिंपल मीन्स एक टाइप के हैं, इसमें मीन्स एक से ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब कैसे हैं वो अभी जब फंक्शन हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो बताऊंगी। सेल टाइप, सेल टाइप, एक सेल टाइप, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल होंगे, दो भी हो सकती है, तीन भी। तो सिंपल मीन्स लेट्स से सबसे सिंपल ले लेते हैं दो ही, कि दो सेल की ग्रुप ने एक टिश्यू बनाया, तो दिस इज दो सेल की ग्रुप ने एक टिश्यू बनाया, तो मीन्स दोनों का फंक्शन और सब कुछ एक ही है, एक ही टाइप के है। कॉम्प्लेक्स मीन्स अब उन दो सेल ने, एक सेल एक है, दूसरी सेल दूसरी है, ऐसा नहीं जैसे कि अब मैं अपने इस फिंगर की बात करती हूँ, 5 फिंगर्स है मेरे हैंड में, बट आपको पता है सबकी लेंथ डायमेंशन आर डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग आपने इनके नेम भी दिए हैं, बट दे बिलोंग्स टू माई हैंड, हैंड एक ही है ना मेरा, दे बिलोंग्स टू माई हैंड। तो बेसिकली अगर मैं ये सिंपल बोलूं मेरे हैंड टिश्यू, तो आप क्या बोलोगे, सारे एक जैसे टिश्यू हैं। बट अब उसी हैंड पे अगर मैं फिंगर को अलग अलग कर दूं थंब का, तो आपको पता है भाई इसकी विड्थ छोटी है, लंबाई छोटी है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसके टिश्यू में, यानी एक कुछ और टिश्यू होंगे जो होंगे, इसके टिश्यू अलग हो गए। इस फिंगर में बोलूं इसके टिश्यू थोड़े से डिफरेंट होंगे इन कंपैरिजन टू दिस इसके, बट ये पूरा हैंड का ही टिश्यू है, सबका फंक्शन एक ही है, केक का है। बट अब इसके ये जो पार्ट्स हैं, इसके टिश्यू और इसके टिश्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, सो दैट वी कॉल कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल मीन्स हो गया कि बस आप जैसे मान लो अब इसका कोई फर्दर पार्ट नहीं, इस हैंड में सिर्फ एक ही थंब था, बाकी फिंगर नहीं, तो अब ये पूरा एक ही पार्ट डिफाइन कर रहा है कि हैंड का ही है, तो ये आपका हो गया सिंपल। अगर उसी पार्ट के डिफरेंट हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, तो ये नहीं कि मैंने ये बोला कि इसके अंदर मेरे हेयर के टिश्यू आ गया, मेरे माइंड के टिश्यू आ गया, नहीं, दैट विल बी द कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हमने शुरू में ही टिश्यू की डेफिनेशन डिफाइन करी है, ग्रुप ऑफ सेल, सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन, सम सेम स्ट्रक्चर, बट थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाए, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए या ओरिजिन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो फिर वो सेम नहीं रहेंगे, तो देन वी डिफाइन देम इन द कॉम्प्लेक्स वन। क्लियर? ओके, ओके, देन सिंपल को भी हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। सो द फर्स्ट पार्ट इन सिंपल में है आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलोनकाइमा, प्रोटेक्टिव। अब प्लांट के बारे में अगर हम बात करें, प्लांट हमारे लैंड पर भी होते हैं, सी में भी रहते हैं, कुछ पहाड़ पर भी रहते हैं, कुछ आपके ड्राई वेदर में भी होते हैं, यानी
प्लांट फंक्शन सब करेंगे कि सबके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, या बट किसी का हो सकता है वाटर इनटेक कम हो, किसी का वाटर इनटेक ज़्यादा हो, किसी की फ्लोटिंग वाली क्वालिटी ज़्यादा हो कि पूरे टाइम प्लांट में वाटर में रहना है तो उसको थोड़ा स्प्रेड होके रहना है, कोई श्रिंक होके रहना है। तो बेस्ड ऑन दैट वी डिफाइन। सिंपल में पहला है पैरेनकाइमा। पिक्चर इसके अंदर पैरेनकाइमा का मतलब है दी सेल्स। अब प्लांट एक बार ग्रो हो जाता है, मेरा फुली ग्रो हो गया है, या एक बार उसने अपनी हाइट अटेन कर ली, अपनी ब्रांच ले ली है। अब जैसे ना कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए, अब तो जाके सपोर्ट नहीं करते हो, वो अपने आप ही स्टे करता है, चाहे वर्स्ट कंडीशन हो, विंड कैसी भी चल रही हो, अपने आप खड़ा रहता है, आप तो जाके हेल्प नहीं करते हो। तो यानी अब उसको हेल्प चाहिए अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। एक बार आपने उसको स्ट्रक्चर, आपने ग्रो करा, सीखो, उससे उसको एक स्ट्रक्चर मिल गया कि मेरी ऐसी ब्रांच है, मेरी ये स्टेम्प है, ये रूट है। अब मैं अपने आप को और स्ट्रांग कैसे बनाऊं कि मैं यहाँ पे इस वेदर में अपने आप को सस्टेन कर सकूं। तो उसमें जो हेल्प करते हैं ये सारे टिश्यू आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पैरेनकाइमा का काम है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी उसकी स्ट्रेंथ बनता है, तो उसको सब, और प्लस और क्या करता है, इट हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें वो अपने आप को फूड स्टोर करता है। तो वो जो है वही आपका काम है पैरेनकाइमा, यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं फंक्शन बोलूं कि वो फूड स्टोर कर रहा है, तो यानी स्टोरेज के लिए उसके पास कौन सा टिश्यू है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, सेल है, और देन ग्रुप ऑफ सेल है। अगर उसका काम हम बोल रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड है, तो यानी कौन से टिश्यू है उसके अंदर, पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का मेन काम है प्लांट को सपोर्ट करना, और जो फूड उसने बनाया है उसको स्टोर करना, कि कभी अब विंटर है, मोस्ट ऑफ द टाइम में सनलाइट नहीं होगी, तो ये थोड़ा ना प्लांट मर जाएंगे। खाना कहीं तो स्टोर करके रखा होगा ना, जिस दिन सनलाइट नहीं आएगी अपने स्टोर फूड को वो यूज करेंगे, जब सनलाइट आएगी फिर वो अपना बना के उसको स्टोर कर लेंगे। तो इन दैट वे इट विल हैव, जहां जहां ये स्टोरेज होगा वहां वहां पैरेनकाइमा आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हर प्लांट की ब्रांच है, यहाँ पे है, इस लीव्स को, इस ब्रांच को सपोर्ट करना है, यहाँ पे एक फ्लावर है, इसको सपोर्ट करना। तो हर एक सपोर्टिंग पॉइंट पे जहां पर भी आपको लगता है स्ट्रेंथ की जरूरत है प्लांट को, उसको सपोर्ट करना है, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ टिश्यू दैट वी कॉल एज द पैरेनकाइमा। तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस पैरेनकाइमा इज टू सपोर्ट एंड टू स्टोर द फूड। एंड प्लस जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी में भी दो टाइप के सेल हैं, डेड सेल, living cell. If they are living, it means our nucleus is working. If they are dead, it means our nucleus is not, this nucleus of the cell is not working. तो हमारी बॉडी में डेड सेल मोस्टली जो अभी सबको पता है, दे आर नेल, कि नेल्स में हमारे डेड सेल होते हैं। और किसी को हेयर में भी, आपके हेयर कट होते हैं, डू यू फील एनी पेन, ब्लड आता है, नहीं आता, तो वी कैन से इन हेयर ऑल्सो वी विल हैव अ डेड सेल। बट अगर आप रूट से कट करते हो, यू फील पेन, तो एट द टिप ऑफ द यू विल हैव सम सेल जिसमें सेंसेशन है, बट जो जैसे से नीचे हेयर ग्रो होते जा रहे हैं उनको कट करें तो मुझे कुछ फील नहीं होता, राइट। तो वे सिमिलरली इन प्लांट ऑल्सो विल हैव द डेड सेल एज वेल एज वी विल हैव द लिविंग सेल। तो पैरेनकाइमा इज अ लिविंग सेल। कैसा सेल है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, फूड स्टोरेज को सपोर्ट करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना, दिस इज द फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा। देन पैरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, दैट डिपेंड्स, जैसे मैंने बोला कि प्लांट किस कंडीशन में आपका ग्रो कर रहा है, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, प्लांट किस कंडीशन में आपका ग्रो कर रहा है। जैसे लोटस है, लोटस का काम क्या है, कैसे होता है, लोटस कैसा दिखता है, उसकी जो लीव्स होती है वो फ्लोट करती रहती है हमेशा पानी के ऊपर। किसी और प्लांट को डालोगे जो वाटर प्लांट नहीं होता, वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा उसके अंदर। बट जो वाटर प्लांट्स होते हैं दे ऑलवेज फ्लोट ओवर द वाटर, कोई चीज का फ्लोट करेगी। शायद ये एक सिंपल सा बायोंसी वाला कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्या काम होता है बायोंसी का, बट दैट इज द टेक्निकल टर्म। नॉर्मली बायोंसी का क्या काम होता है, मतलब क्यों, वाई वी नीड दिस बायोंसी, उससे क्या होता है, नाम कहेंगे इनका सिंपल। बायोंसी का काम होता है, एयर में भी आपका एरोप्लेन फ्लोट करता है, आप तो जाके फ्लोट नहीं करोगे, आप पंख फैला के हाथ फैला दो उड़ सकते हो, बट एरोप्लेन उड़ता है और आपसे हैवी होता है एरोप्लेन, यू नो मेटल का बना होता है, इट्स मोर देन किलोस। हमारा वेट तो 50 60 70 होगा, वो तो इतना नहीं होता, मैक्सिमम हमारा 800 हो जाएगा, 120, दैट इज इन किलोस।
600,000 kg समथिंग, बट स्टिल दे कैन फ्लो, राइट। तो इट मीन, तो बायोएंसी का मेन काम क्या है कि अगर आप किसी भी फ्लोटिंग एरिया में, चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, कहीं पर भी व्हेन यू वांट टू फ्लो योरसेल्फ, आप वाटर में स्विम कर लेते हो, यू कैन स्विम इन वाटर, जो स्विमिंग पूल वाला होता है उसमें जाके स्विम कर लेते हो। सी में क्या कहते हैं, डेट स्विम करना थोड़ा मुश्किल होता है, सी वाले वाटर में जाओगे, सबको बोलते हैं जो यहाँ पे स्विमिंग पूल में होता है क्लोरीनेटेड वाटर होता है, उसमें स्विम आप इजिली कर लेते हो। वही नॉर्मल कर देंगे तो थोड़ा स्विम में बोलते हैं ना डेंसिटी में डिफरेंस आ गया, स्विम नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली बायंसी का काम क्या है, दैट विल हेल्प कि उसमें आप अपनी डेंसिटी या अपना वॉल्यूम या अपना एरिया इस तरीके से अरेंज करते हो कि जिस सरफेस के भी ऊपर आप कर रहे हो उससे अपने आप को क्या बनाने, आपने लाइटर बना लिया, यू मेक योर सेल्फ लाइटर। अगर उस हैवी रखोगे तो क्या होगे, सिंक कर जाओगे। जब तक अगर आपको बोलना है कि पानी के ऊपर मुझे स्विम करना है, तो जैसे आप स्विमिंग में जाते हो है तो आप हैवी ना, पानी में ऐसे जाओगे डूब जाओगे, बट जब स्विम करते हो नहीं डूबते हो। क्यों नहीं डूबते हो, क्योंकि आपने क्या करा, अपनी बॉडी को पूरा स्प्रेड करा, तो आपका क्या हो गया, एरिया ज्यादा हो गया। प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला पड़ा होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन में, जैसे एरिया ज्यादा हुआ प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, यानी फोर्स क्या हुई, कम, तो आप नहीं डूबे। जैसे आप अपने आप को सुकेड़ लो बैठ जाओ, पूरा डूब जाओगे नीचे जाके, क्योंकि एरिया कम कर दिया, प्रेशर तो उस पर ज्यादा लगेगा, तो यू विल फील फोर्स, तो आपने एक काउंटर पार्ट। तो यानी ये बायंसी, तो बायंसी मीन्स कि हमने अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट किया कि अगर हम किसी सरफेस में तैरना चाहते हैं या उससे हम ऊपर रहना चाहते हैं उसको, तो हमने उससे अपने आप को थोड़ा लाइटर फील करा लिया। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर डेंसिटी। अब वाटर में जाके, सॉरी एयर में जाके तो एरोप्लेन वो नहीं करता, क्या कहते हैं, डेंसिटी लेके नहीं चलता, डेंसिटी तो उसकी इतनी है। और एयर के हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, डेंसिटी उसकी कम। तो यानी उसमें कुछ और यूज, दैट इज वी यूज प्रेशर, बट स्टिल बायोंसी फोर्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो सिमिलरली इन दिस ऑल्सो इट हैज द बायोंसी। तो ये हमने बोला पैरेन्काइमा का काम है सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो डिपेंड्स कि वो किस इन्वायरमेंट में है। तो अगर अभी बाहर है, उसका काम है बाहर वाले प्लांट को कि वो भाई तुम सीधे खड़े रहो, हवा ऐसे ऐसे चले तो तुम मत मुड़ो, ठीक है, मैं तुम्हें फुली सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। अगर पानी में है प्लांट तो उसका क्या काम, वही तुम प्लांट खड़े रहो, चाहे पानी कितना भी तेज आए, कहीं से भी कोई भी नहर आए, कितनी भी तेज आए, तुम्हें खड़े रहना है। तो उसने उसको कौन सा फोर्स दिया, बायंस वाला, कि वो उसने उसको क्या, उसको इतना लाइट बना दिया, उसके अंदर ऐसे सेल होंगे, इतना लाइट बना दिया कि वो फिर भी तैरेगा, ठीक है। तो इसमें तो का नाम होता है, इस सेल का मतलब पैरेन्काइमा के टाइप्स होते हैं, तो इसका नाम है यहाँ पे होगा एरनकाइमा, ठीक है। एरन, एयर मीन्स एयर। तो यानी अगर एरनकाइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, तो वाटर के केस में मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, उसको लाइट बनाना। लाइट कब बनेगा, जब पानी की जगह उसकी बोन्स या उसमें हम लाइट कब बनेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा हमारी एयर से फिल हो, एयर इज द लाइटेस्ट वन, एयर से फिल हो, तो यानी उसके अंदर जो सेल होंगे जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा डेंस नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ सेल्स आर फिल्ड विद एयर, so they become lighter than the density of the water, so they can always stay above the surface of the water। तो वो आपके एरनकाइमा है। ऐसे ही सारे प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं होता है, सबका ग्रीन होता है, सबका ग्रीन नहीं होता है। जिनका ग्रीन होता है क्या बोलते हैं, कौन से पिगमेंट्स हैं उनके अंदर, हम क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट ही है उसको, कि है तो ही सपोर्ट मिला कि तुम ग्रीन दिख रहे हो, नहीं मिल रहे हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तो आप फोटोसिंथेसिस भी उतनी अच्छी करोगे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्ट गिविंग। तो उस टाइप के पैरेन्काइमा जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, यहाँ पे नाम होगा क्लोरेन्काइना। यस, तो एडेप्टिव बनाना है प्लांट को, अब किस नेचर में है उसके अकॉर्डिंग उसको एडेप्टिव बनाना है, तो दैट इज वी कॉल एज द सपोर्ट। हम्म, जितना वो यहाँ तक कर सकेगा। अब कैक्टस का है, कैक्टर वाटर रिटेंशन कम लेता है, यही होता है ना, और उसकी लीव्स नहीं होती हैं, इट हैज वो स्पाइक्स होते हैं, क्यों होते हैं वो स्पाइक्स उसके ऊपर, क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं। लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा होती है, ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग से क्या होता है, वाटर प्रेसिपिटेशन और एयर एक्सचेंज होती है। वाटर प्रेसिपिटेशन होगा तो वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगा, नहीं होगा तो वाटर कंजम्पशन कम होगा। तो वो जो स्पाइक्स है वो उसी का ही ऑल्टरनेटिव है,
कि वो स्पाइक्स है, नाउ देयर इज नो ओपनिंग, तो वाटर प्रेसिपिटेशन नहीं, वाटर कंजम्पशन कम है। और क्लोरोफिल के लिए पूरा बाकी पार्ट वो ग्रीन होता है, तो अगर आप उसे यहाँ पे लेके आओगे, उसे ड्राई वेदर चाहिए, इट नीड्स ड्राई, और यहाँ पे हमारा ह्यूमिड वेदर है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप पानी उसको देते हो लाइक 2 मंथ्स में एक बार, वाटर इंटेंशन भी हमें एक बार है, तो यहाँ पे लाके रहोगे तो यहाँ पे तो और दिनों में आपको कम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पानी तो वो ह्यूमिड है, तो एयर से भी ले सकता है वो, तो वी नीड कि हम हो सकता है 5 मंथ्स में एक बार पानी दें उसको, देन इट विल बी। बाकी जो उसके एडेप्टेशन के लिए चाहिए कि वेदर, अब टेम्परेचर तो आप बढ़ा नहीं सकते, टेम्परेचर तो जो बाहर है वही है ना, अब अपने आप तो अब एकदम बहुत गर्मी नहीं कर दोगे, तो दैट सपोर्ट अगर उसमें नहीं है, अगर वो उस चीज के लिए एडजस्टेबल नहीं है, तो वो प्लांट यहाँ रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इट विल डाई सून, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि भी मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसके और जो पार्ट्स हैं जो उसमें डेवलप हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो हो सकता है इट विल स्टे हेयर फॉर अ टाइम बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि उसके टिश्यू और सेल को जो ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो उसको नहीं मिली, तो इट विल डाई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। हाँ, यस, तो ये जो टिश्यूज हैं जो हम बोल रहे हैं, एरनकाइना, क्लेरोनकाइना, पेरेनकाइना, दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एज पर योर एडेप्टेशन, कि तुम कौन से इन्वायरमेंट के लिए हो, बट अगर तुम वही इन्वायरमेंट चेंज कर दोगे तो मेरी टिश्यू ग्रो तो तब भी करेंगे, ये फंक्शन तब भी करेगा, पेरेनकाइना भी काम करेगा, अगर उसमें क्लोरीन वाला फंक्शन है तो ज्यादा है तो वो भी काम करेगा, बट देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली मुझे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आई कैन नॉट ग्रो। अब जो बेबी प्री मेच्योर होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं हम लोग, क्यों रखते हैं, वी अगर बोलते हैं कि बाहर रख दोगे तो दे विल नॉट गेट द सफिशिएंट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो, टू डेवलप देयर पार्ट्स, तो तभी तो उनको करते कि उसके उनका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, उनको उतनी सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की, सो दैट उन्हें ऐसा फील हो कि दे आर स्टिल इन दी वोम, तो वो फुली डेवलप्ड होते हैं। एकदम बाहर ला दोगे, उनको वो टेम्परेचर नहीं मिला, स्टिल दे विल लिव, बट प्रोबेबली दे विल नॉट लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, या फिर कोई डिस्फंक्शन उनका पार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप ना हो। क्लियर, बिल्कुल। तो ये ठीक है। देन है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का काम भी सेम ही है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट, अब ये भी सपोर्ट दे रहा है, ये भी सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में, ये हेल्प करता है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। अब जब हवा बहुत तेज चलती है, सारे प्लांट हिलते हैं, टूटते तो नहीं है ना कहीं से, आप इवन किसी ब्रांच को भी ब्रेक करना चाहते हो, एक बार में तो नहीं होती, जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है वो एकदम टूट जाती है, बट अगर कोई फ्रेशली हो एकदम तो नहीं टूटती, टूटती है तो ऐसे ग्रीन और उसका एक वाइट कलर का फ्लैश बाहर आता है, फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो ये करता है। तो जो प्लांट जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होगा, इसका मतलब उसमें ये टिश्यू उतना ही हेल्दी डेवलप्ड है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, हेल्दी डेवलप्ड है। अब प्लांट कभी देखा होगा कि जब विंटर में होता है लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, बट दे नॉट रिटेन ऑन लीव्स, आफ्टर सम टाइम अगर उसको लीव्स को ऐसे पकड़ते हो, वाटर से फिसलता हुआ जाता है, आपके ऊपर पानी अगर गिर जाए तो आपके भी फिसलता जाता है, नहीं जाता ना फिसलता हुआ, यहाँ पे गीला यहाँ पे हो गया, फिर वो ऐसे हो जाता है ड्राई और फिर आपको ऐसे ऐसे करता है, बट लीफ पे अगर एक ड्रॉप हो जाए वो फिसलती हुई जाती है। कभी मेरे को उस प्लांट का नाम नहीं पता, एक बहुत चौड़ा से बहुत विर्थ पत्ते होते हैं उसके, थिक होते हैं उसके पत्ते, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट प्लांट, बट लोटस मुझे नहीं पता, मोस्ट ऑफ दी जनरली दिवाली के टाइम हर घर में लोटस दिखते हैं, तो लोटस की कभी लीफ देखना, उसके ऊपर जो लोटस की लीफ लेना और जो नॉर्मल प्लांट बाहर है उनकी लीव्स लेना और उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट डालना और देखना किसमें सबसे ज्यादा फिसली, लोटस में या उस लीफ में, तो आप फील करोगे लोटस में सबसे ज्यादा पानी एकदम ऐसे फॉल करता हुआ जाएगा, फिसलता हुआ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसको उसने क्या दिया, फ्लेक्सिबल, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि उसका वैक्स लाइक स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर है, वैक्स उसमें ज्यादा है ताकि उसके ऊपर पानी ज्यादा टाइम तक नहीं रहे। अगर पानी में आप थोड़ी देकर नॉर्मल इन प्लांट्स को पानी में रख दोगे गल जाएंगे एक दिन के बाद, और लोटस का तो काम ही है पूरे टाइम पानी में रहना, तो फिर वो तो और भी, और वो तो गंदे पानी में रहते थे तो फिर भी हम फ्रेश वाटर में रखते हैं तब ये खराब हो जाते हैं, वो तो गंदे पानी में भी रहता है तो भी वो खराब नहीं होता। तो उनको सपोर्ट कैसे मिला कि उनका जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसमें उसने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वैक्सिंग कोटिंग इतनी ज्यादा ला दी कि वाटर उसके ऊपर ज्यादा टाइम तक रह ही नहीं सकता, इट विल डिप इन दी वाटर
बट उसकी सरफेस पे वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, तो वो उसको खराब नहीं करता। तो ये भी एक मैकेनिकल सपोर्ट होता है। सो इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट विथ फ्लेक्सिबिलिटी एज पर द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी क्या है, दैट वी कॉल एज द, कि इस केस में ये है, एंड दैट इज, दिस इज ऑल्सो अ लिविंग सेल। ठीक है, देन आपका आता है, अच्छा इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं, बताना भूल गई मैं, सॉरी। पैरेनकाइमा में यहाँ पे जैसे ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेनकाइमा, मतलब नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर भी दिया होगा, यहाँ पे नहीं है, ये इसका लेटरल डेवलपमेंट है, ऐसे जैसे मैंने डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अभी वो भी बताती हूँ, रुको एक मिनट, पहले ये देख लेते फिर मैं बताती हूँ। जैसे पैरेनकाइमा का ये, पैरेनकाइमा में क्या है, ये जो छोटे छोटे लाइनिंग दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन, यू कैन कंसिडर दीज आर द सेल्स। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से ग्रुप बने हुए हैं, और ये पूरा एक टिश्यू बन गया है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। तो यहाँ पे ये डार्क ग्रीन है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। जैसे मैंने बोला था कि कोई जरूरी नहीं है सेल की एक पर्टिकुलर शेप हो, इट कुड बी ऑफ एनी शेप, इरेगुलर कैसी भी हो सकती है। तो इसमें पैरेनकाइमा में क्या होता है, सेल्स के जो ये आपस में ज्वाइंट हैं, ये ज्वाइंट की जो स्पेस होती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो इट्स लाइक, अब जैसे मान लो एक बॉक्स लेते हैं, सिंपल सा ऐसे समझते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, मेरे पास काफी इतना ही बॉक्स है, उसमें स्पेस टोटल मैं बोलती हूँ कि उसमें अगर मैं प्रॉपरली बॉल्स को अरेंज करती हूँ तो मैं उसमें 20 बॉल्स अच्छे से डाल सकती हूँ। जैसे मैं 20 बॉल डाल दूंगी, मेरा बॉक्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और वो हिलेंगे, बॉल्स हिलेंगे नहीं। तो जब आप उस बॉक्स को उठाओगे, यू विल फील कि यस देयर इज समथिंग इनसाइड इट। अब 20 की जगह मान लो मैंने उसके अंदर सिर्फ 10 बॉल डाल दी, क्या होगा, हल्का उसमें वो 10 बॉल्स रैंडम होंगी, उनके बीच में स्पेस क्या होगी, बहुत ज्यादा होंगी। तो दिस इज पैरेनकाइमा, कि सेल हैं, सेल अरेंज्ड हैं, टिश्यू बना रहे हैं, बट उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो दे डोंट हैव एनी फिक्स, बिल्कुल रिजिड नहीं है कि मैं ऐसा ही रहूंगा। ठीक है, क्योंकि उनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उनके बीच की जो स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा है, तो उसकी वजह से उनमें मूवमेंट है। तो दे डोंट हैव एनी रिजिड, कि मैं रिजिड नहीं हूँ। ठीक है, सिमिलरली हेयर कोलेनकाइमा में क्या, अब ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस, फ्लेक्सिबिलिटी भी ये नहीं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाए, कुछ टाइम के बाद तो टूटेंगी। आप एक बार क्लिक करोगे नहीं टूटी, 2 बार ब्रांच को टैग करा नहीं टूटी, 3 बार करा नहीं, 5th 6th अटेम्प्ट में तो टूटेंगी, नॉन ब्रेकेबल तो नहीं है ना। इसमें क्या होता है, अब उस 10 बॉल्स की जगह मैंने 15 बॉल्स डाल दी, तो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। अब ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी मूव करने की, बट स्टिल इट हैज सम स्पेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। स्टिल दे हैव द स्पेस टू मूव, सो दैट्स व्हाई दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बट नॉट दैट मच कि वो टूटे ही ना। ठीक है, तो वो उनकी स्पेस है, मुझे पता है कि बॉल हिलेंगी, तो मुझे पता है कि 1 बार 2 बार 3 बार मैं हिलाऊंगी नहीं हिलेंगी, बट आफ्टर सम टाइम करूंगी तो टूट ही जाएंगी। तो इसलिए अगर वो बिल्कुल ही स्पेस खत्म कर ज्यादा बढ़ा देते तो फिर तो कभी ब्रांच टूटती ही नहीं मुझसे, बट नॉन ब्रेकेबल थोड़ा ना है वो। तो ये अब उस बॉक्स में 20 की 20 मैंने डाल दी, अब क्या होगा, बिल्कुल कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि उसमें 20 की स्पेस थी, एक रिजिड शेप मिल गई है उनको। अब वो नहीं हिल सकते। तो दिस टिश्यू इज फॉर देम, कि अब आपका फुली डेवलप हो गया, अब उसको एक रिजिड शेप दे रहा है ये, कि अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। तो वो जो हार्डनेस आती है प्लांट के अंदर, ताकि वो फुली स्ट्रेंथफुल बन जाए, वो किसकी वजह से आती है, इसकी वजह से, क्लेरेनकाइमा। एंड दिस इज द डेड सेल, दिस इज द, जैसे कोकोनट वाटर सबने पिया है, बाहर वाला शेल बहुत टाइट होता है, पानी अंदर से थोड़ा सा निकलता है, बट अब तुम उस कोकोनट वाटर को ऐसे हिलाओ, ऐसे पटको, कैसे भी पटको, कुछ होता है, कहीं से कुछ निकलता है, कोई फील नहीं होता, तो दैट इज डेड। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस। तो आउटर कवरिंग ऑफ जो नॉर्मली आप पूजा के टाइम पे ब्राउन वाला भी लाते हो, शेल ब्राउन, वो भी कितना हार्ड होता है, उसको ऐसे पटको वैसे पटको, कुछ नहीं होता। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेड सेल, कि वो डेड सेल प्लांट का है, बट वो इतना रिजिड उसने उसको कर दिया, सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो 1-2 बार नहीं टूटेगा। यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स, कि तुम हैमर से हिट करते हो, कभी स्क्रू गॉज से हिट करते हो, देन ओनली इट गेट ब्रेक। अभी आप बहुत तेज मारते हो किसी के अगेंस्ट, तब वो ब्रेक होता है। सो दिस इज फॉर दिस वन, क्लियर। लास्ट आता है, इसका फंक्शन ज्यादा नहीं है, प्रोटेक्टिव। अब हमें दिख रहा है ये तीनों के तीनों टिश्यू का काम है उनको सपोर्ट करना, और ये सपोर्ट इस तरीके से कर रहे हैं
कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटेक्टिव का हमारी बॉडी में हमारी प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, स्किन, पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर है, ठीक है ना। और ऐसी नहीं है एक लेयर है, आपको थोड़ा सा कट लग जाता है ऐसे थोड़ा ना अंदर की बोन्स दिखने लग जाती है, दिखती है नहीं, वी हैव अ फ्यू लेयर्स ऑफ स्किन, उसके बाद हमारा पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर, नर्व्स का स्ट्रक्चर दिखने लगता है। इन प्लांट ऑल्सो, अब ये सारी टिश्यूज तो हो गए, इन टिश्यू को कवर अप करने के लिए भी तो कोई चाहिए ताकि दिखे ना, तो वो जो होता है वो काम क्या करता है, प्रोटेक्ट। तो ये जो जितनी भी आउटर लाइनिंग होती है प्लांट की हर पार्ट पे, अब जब आप लीफ को भी तोड़ते हो, कभी ध्यान दिया हो लीफ को जब हम तोड़ते हैं तो ऊपर एक ग्रीन कलर का छिलका सा होता है, वो निकल जाता है, फिर नीचे एक व्हाइट कलर की कोटिंग सी आती है, फिर उसको थोड़ा और करते हो फिर थोड़ा पतला होता है, तो वो जो ऊपर वाला लेयर है वो क्या है, उसकी प्रोटेक्टेड लेयर, एक काइंड ऑफ अ स्किन ऑफ अ प्लांट, तो वही आपका क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो एक वो जो लेयर आपने कि बिल्कुल ही लीव्स नहीं निकल गई, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो, कि वो क्यों चाहिए और इसलिए हमें क्यों चाहिए। अब प्लांट तो बाहर रहते हैं हमारे साथ, घर में बिल्कुल सेफली तो नहीं रहते, हर इन्वायरमेंट में उनके ऊपर इंसेक्ट भी आएंगे, उनके ऊपर विंड भी बहुत तेज होगी, डस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, उन सब से उनको सेव करना है ना। ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसेक्ट ने आके कट कर दिया, प्लांट डाई हो गया, तो वो चीज इस चीज को हेल्प करते, तो वो जो स्किन होती है वो इसी चीज के लिए होती है। हाँ हाँ, उसे हम, वो कैरन काइमा उसमें टिश्यू थे वो, जो उसने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, जैसे वो ट्रंक जो होता है छिलका नहीं छीलते उसको, कुछ उबरी जो कहीं ट्री का निकलता है, तो यू कैन से, बट वो एग्जैक्टली नहीं होता। जब आप ये जंगल या मोगली मूवीज में देखा होगा, वो रेजिन निकालते हैं ट्री से रबड़ वाले, तो वो एक नहीं कि एकदम एक लेयर छीली और आपकी रेजिन आ गई, दो तीन लेयर की, तो फिर ग्लू आता है ना उससे, तो वो ग्लू को क्या कर रही है, वो लेयर्स सेव कर रही है, तो वो जो बाहर की आउटर लेयर है दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। और जब वो रेजिन जब निकलने लग गया तो उसको एक स्ट्रेंथ मिली हुई है ना, वहां तक जो टिश्यू थे दैट इज योर स्केलेटन काइमा। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करेंगे और एनिमल टिश्यू, ठीक है। एरन क्लाइमा का काम है, एरन मीन्स एयर, तो यानी मुझे वो चीज चाहिए जो मेरी एयर में मुझे रहने के लिए हेल्प करे, तो मुझे एयर में रहने के लिए कौन हेल्प करेगा, कि मुझे हल्का बना दो। फ्लाई कर पाते हैं बर्ड्स, क्यों, क्योंकि वो एयर में लाइट फील करते हैं, मुझे लाइट फील होने के लिए क्या चाहिए, कि मेरे अंदर मैक्सिमम क्या हो जाए, एयर हो जाए। बट मुझे पता है मेरी बॉडी 70% वाटर से है, तो मैं तो हल्की हो ही नहीं सकती, 30% एयर हो भी जाएगी तो क्या, 70% वाटर है मेरे अंदर। तो बस अगर कोई प्लांट को वाटर में रहना है या एयर, तो उसको क्या होगा, उनकी डेंसिटी से कम होना होगा, तो वाटर में अपने आप को फ्लोट कराने के लिए क्या चाहिए होगा, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाए। और वो कब कम होगा, जब उनके अंदर एयर ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, एयर ज्यादा होगी, यानी उनके सेल जो है उसमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो किससे फिल होगी, एयर से। और वो क्या होती है एयर से फिल, मतलब मैक्सिमम सेल का पार्ट खाली होगा। अगर मैं बोल रही हूँ पूरा एक इतना लंबा सेल है और ये पूरे सेल में मैं इसका इतना पार्ट, ये जो ये मेरे आउटर ये सारा खाली है, इतना पार्ट खाली, सिर्फ इतने पार्ट में सेल के बाकी सारे पार्ट्स ऑर्गेनाइज, तो आप देख लो कितने हम बोलते हैं वैक्यूल स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो हल्का हो जाएगा तो फिर वो फ्लोट कर सकता है, चाहे सी वाटर में डालो चाहे नॉर्मल वाटर में डालो। क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास से हम इस बात का स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये दूं।